So good morning. Good morning. Now we are going to have the second part of the symptomatology. कल हम लोगों ने सिम्टम्स के विज्ञान को पढ़ने का कोशिश किया था। आज फिर उसी क्रम में हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। सिम्टम्स के विज्ञान को हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिम्टोमेटोलॉजी पार्ट 2 है ये हम लोगों का, और हम लोग इसको आज देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, सिम्टम्स जो है सो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है। एक्सटर्नल मतलब कि भीतर में जो गड़बड़ी हो रहा है उसका बाहर में जो दिखलाई पड़ता है, जो कि पेशेंट खुद अपने आप को कहता है या उसके संबंधी उसके रिलेटिव्स उसको बताते हैं, या डॉक्टर अपने से देखता है, या लेबोरेटरी से जांच करने के बाद में उसका मैकेनिकल या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी इत्यादि से जो जांच करके आता है उसको हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं। और सिम्टम्स जो वर्ड जो है सो यह सिम्टोमा से आया है, जिसका मतलब कि गिरना होता है। दैट हैपन, जो कुछ होता है, कुछ व्यवस्था कुछ हो जाता है, घटना, दुर्घटना या घटना को सिम्टोमा बोलते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि सिम्टम्स कभी भी तभी आते हैं जब कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना घटता है, कोई विशेष बात होता है, तो उसके कारण आपको एक एविडेंस के रूप में, परिणाम के रूप में आपको लक्षण दिखलाई पड़ता है। इसलिए इस लक्षण को समझने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि जो वह दुर्घटना क्या हुआ है और क्या किस तरह से वह दिखलाई पड़ रहा है, ये हम लक्षण के माध्यम से जानते हैं। सिम्टम्स का वर्ड जो है सो वह ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको कि हम लोग मिसफॉर्चून भी कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं, और जो कि घटना घट गई, है ना। जब सिम्टम्स वर्ड को एनालिसिस कीजिएगा तो यह दो शब्द से मिलकर के बना है, सिम और पिटियन। सिम का मतलब होता है सेम, पिटियन का मतलब होता है फॉल, गिरना। तो एक साथ जब दो चीज मिलते हैं तो एक घटना घटती है ना। एक जगह पर दो कार अगर आगे सामने से आएगा तो दुर्घटना हो गया, जो परिणाम स्वरूप जो होगा उसको हम लोग घटना कहते हैं, उसको हम लोग दुर्घटना कहते हैं। तो फॉलिंग टुगेदर, है ना। यानी कि जब दो रिजल्टेंट वाइटल प्रिंसिपल पर जब डिजीज प्रिंसिपल आता है, वाइटल प्रिंसिपल पर जब डिजीज प्रिंसिपल एक्ट करता है, तो दोनों के कारण एक रिजल्टेंट एक्शन होता है, और रिजल्टेंट सिम्टम्स जो है सो रिजल्टेंट एक्शंस के रूप में हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। सो कोई भी फेनोमेना, सर्कमस्टांसेस जो कि एविडेंस के रूप में होता है उसे हम लोग सिम्टम्स कहते हैं। और साइन जो होता है सब वह प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ता है। और पैथोलॉजी जो होता है वह एक एंड प्रोडक्ट के रूप में आता है, परिणाम के स्वरूप में आता है पर्टिकुलर डिजीज को, और उसका हर एक तरह का एक अपना अपना स्वरूप होता है, अपना अपना आकार होता है, आधार होता है। सिम्टम्स का जो डेफिनेशंस देने का प्रयास किया गया है, उसमें जनरल जो डेफिनेशंस है इसको एविडेंस कहते हैं, एविडेंस ऑफ डिजीज, रोग का परिणाम, रोग का एक एविडेंस, है ना। या जो चेंजेज हो गया हेल्थ की अवस्था में, जो चेंजेज हो गया है उसको हम लोग सिम्टम्स कहते हैं। और मेडिका में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे लक्षण है। कुछ लक्षण तो बहुत फालतू दिखलाई पड़ता है, लेकिन कहा गया है कि प्रकृति में कोई भी चीज फालतू नहीं होता है। नेचर नेवर ट्रिपल्स, नेचर में कोई भी बातें छोटी नहीं होती, हर एक बात का महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सिम्टम्स जो होता है, अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं या किसी सिम्टम्स को समझते हैं कि ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, तो हो सकता है कि वही आपके लिए भूल हो जाएगा, क्योंकि वह बेकार बातें भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सिम्टम्स का कलेक्ट करना, जो छोटी छोटी बातें, जो भी परिवर्तन दिखलाई पड़े उसे हमें देखना चाहिए। हैनीमैन ने भी इसको डिफाइन किया है और कहा है कि एनी मैनिफेस्टेशंस और ऑफ ए डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर, पूर्व अवस्था से, स्वास्थ्य के पूर्व अवस्था से जो कि पेशेंट महसूस कर रहा है, उसके पास वाले लोग महसूस कर रहे हैं, डॉक्टर महसूस कर रहा है, वह कॉमन सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स के रूप में भी दिखाई पड़ता है। सब्जेक्टिव पेशेंट खुद महसूस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के रूप में दिखाई पड़ता है।
हैनीमैन फिर कहते हैं कि एविडेंस जो एक घटना घट रही है किसी परिणाम के कारण, जो आपके हार्मोनी को, आपके लय को, जीवन के लय को विकृत कर देता है, उसको हम लोग सिम्टम्स कहते हैं। और वाइटल प्रिंसिपल के स्पिरिचुअल डायनेमिक सब्सटेंस को वह विकृति ले आता है, उसे हम लोग सिम्टम्स के रूप में जानते हैं। अब फिर बातें आती हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। एक सिम्टम्स के साथ में कई एक सिम्टम्स आता है। कल भी हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। तो सिंड्रोम होता है जिसका कि अर्थ नहीं निकलता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का मतलब होता है ऐसी बातें जिसका कि अर्थ निकलता है, जिसका मीनिंग होता है, मीनिंगफुल, है ना। तो मीनिंगफुल लक्षणों, उन लक्षणों का जो मीनिंगफुल हो, जिसका अर्थ निकल सके, उसे हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। सिंड्रोम में आप कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम कहते हैं, उससे आप कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, कोई से निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। यही अंतर है सिंड्रोम और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट it means and involves, because the totality of symptoms is the true and only basis for every homeopathic prescription. हैनीमैन अपने एफर्म नंबर 6 में कहा है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है सो रिप्रेजेंट करता है डिजीज को, जो कि पेशेंट अपने देखता है रोगी के माध्यम, और इसी लक्षण को आप दवा के रूप में देखते हैं, दवा के लक्षण के रूप में देखते हैं, रोगी की भाषा को दवा की भाषा में देखते हैं, तो वह आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के पास में पहुंचता है। अब आइए हम लोग सिम्टम्स का एनालिसिस करते हैं, है ना। सिम्टम्स के 3 एलिमेंट होते हैं, 3 प्रमुख एलिमेंट होते हैं। एक लोकेशन होता है, सेंसेशन होता है, और फिर मॉडेलिटी होता है। लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडेलिटी। लोकेशंस का लोकेशंस का मतलब होता है उसका पार्ट, ऑर्गन, टिश्यू, फंक्शन, बॉडी, माइंड, ये सभी लोकेशन हुआ। माइंड भी लोकेशन है, बॉडी भी लोकेशन है, बॉडी का हर एक पार्ट भी लोकेशन हुआ। सेंसेशन का मतलब जी अनुभूति होती है, इसका इम्प्रेशन है, इसका कॉन्शसनेस है, उसके प्रति संज्ञान क्या लेता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से, या सेंसरी सिस्टम के, सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से, या कोई फीलिंग्स उसके अंदर में आता है, उसमें जो दिमाग में बातें आ जाती हैं, वो सारी चीज को हम लोग सेंसेशन के अंदर में लेते हैं। फिर मॉडिलिटी उसको कहते हैं जिसका मतलब कि हम हमारे अंदर में क्या परिवर्तन ले आता है। जब कोई अवस्था में आप हैं, आप गर्म जगह पर बैठे हैं तो आपको गर्मी कैसी लगती है, ठंडा अवस्था में बैठे हैं तो ठंडा कैसा लगता है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से आता है, इसलिए मॉडलिटी जो है सो इंडिविजुअलिटी के पास में आता है। और होम्योपैथी में इलाज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। होम्योपैथी में इंडिविजुअलिटी के आधार पर ही हम लोग चिकित्सा करते हैं। एक रोगी को दूसरे रोगी से कैसे भिन्न करेंगे, वह मॉडलिटी और सेंसेशन के माध्यम से ही पहचाना जाता है। नेक्स्ट आता है लोकेशंस को हम लोग फिर देखते हैं। लोकेशंस के अंदर में क्या देखना होगा, उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आप फोरहेड कहते हो तो फोरहेड का एरिया आपको देखना पड़ेगा, है ना। फोरहेड कहाँ से कहाँ तक है। फिर डेप्थ यानी कि उसकी गहराई, वह कितने अंदर से है ना। फिर एक्सटेंशन, उसका विस्तार कहाँ हुआ है। फिर फोरहेड से है, वहां से फिर ऑक्सीपिटल रीजन में जाता है, नेक में जाता है, चेहरा पर आता है, आंख में आता है, ये इसका एक्सटेंशन होगा। डायमेंशन, उसका और कितना दूर, उसके साथ में और क्या क्या है। दर्द अगर है तो उसके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, या उसका स्टोमक गड़बड़ है, या और कोई कारण है, तो उसको हम लोग लोकेशंस के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेंसेशन। सेंसेशन एक इंप्रेशन होता है, प्रभाव, और हम लोग उसका चैतन्य कहते हैं या कॉन्शसनेस कहते हैं। फिर इंटरनल फीलिंग, आंतरिक जो फीलिंग्स होता है, जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। सेंसेशन जो है सो मोस्टली सब्जेक्टिव नेचर से होता है। कभी कभी हम लोग चेहरे पर भाव देख करके अंदाज लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, लेकिन सेंसेशन जो है सो वास्तव में आंतरिक भाव होता है। आता है मॉडलिटी। मॉडलिटी को हम लोग एग्रेवेशंस कहते हैं, एमुलेशंस कहते हैं। एग्रेवेशंस मतलब कि कैसे बढ़ जाता है, फिर एमुलेशंस, फिर रिलेटिव फीलिंग, उसमें दोनों में अवस्था में कौन अच्छा लगता है। फिर किसी मॉडलिटी टाइम के सिचुएशन से होता है और सर्कमस्टांसेस से होता है। समय, दिन में, रात में, सर्कमस्टांसेस हुआ, आपको बैठे रहने में, चलने में, किसमें आपको बढ़ता घटता है, वह
मॉर्टेलिटी के अंदर में हम लोग देखते हैं। अब आइए सिम्टम्स कहाँ कहाँ पर होता है। तो मोटा मोटी सिम्टम्स 3 प्लेन पर आता है। एक मेंटल प्लेन पर आता है जिसको कि हम लोग इमोशनल कहते हैं। दूसरा आपका स्पिरिचुअल प्लेन पर आता है जो कि आपका इंटेलेक्चुअल होता है। और तीसरा होता है सो फिजिकल प्लेन होता है। मेंटल प्लेन का जो सिम्टम्स होता है इसमें इमोशनल फीलिंग्स है ना, मेंटल रिएक्शंस टुवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुली। अब भीतर में आपको रोग हो गया है तो रोग के समय में आपका क्रोध बढ़ गया, आप भयभीत हो गए, ये सब इमोशनल फीलिंग्स चेंजेज आते हैं, आप रोने लगे, ये सारी बातें आपको इमोशनल चेंजेस के अंदर में आता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे होम्योपैथी में डायग्नोसिस करने के। फिर उसके प्रति आप प्रतिक्रिया कैसे करते हो, अगर आप गुस्सा करते हो तो कैसे रिस्पॉन्स करते तो इमोशनल फीलिंग हो जाता है ना। फिर इसमें मेंटल रिएक्शंस और रिस्पॉन्स आता है। फिर आता है आपको स्पिरिचुअल, यानी कि आपकी समझदारी में परसेप्शन, आप जो उसको देखते हो उसको आपके अंदर में जो विचार आता है उसमें दुर्घटना होती है, उसमें बदलाव आता है। फिर आपके मेमोरी में बदलाव आता है, आपकी इच्छाओं में और कॉग्निटिव फंक्शंस में बदलाव आता है। फिजिकल लेवल पर जब आते हैं तो बॉडीली फंक्शंस हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गया, पेन सेंसेशन हो गया और स्ट्रक्चरल वेरिएशंस, ठीक है ना, ये फिजिकल लेवल पर हम लोग देखते हैं। और इवोल्यूशन सिम्टम्स का शरीर में कैसे आना और जाना कैसे होता है, आता है और जाता है। तो पहला अवस्था को हम लोग इनिशिएशन कहते हैं, शुरू होना। उसके बाद सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, उसके बाद में टर्मिनेशन यानी कि जाना, है ना। तो आइए हम लोग इनिशिएशन देखते हैं। ये जर्मिनेटिव स्टेज है, माने पैदा हो जन्म ले रहा है। और इस समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आप इस रोग को आसानी से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का कष्ट होता है, कुछ अजीब सा लगता है, टायर्ड सेंसेशन होता है, अनफील फील होती है, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होता है। तो डायग्नोसिस करना इस समय में बहुत ही मुश्किल होता है प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन आपको एक जो डॉक्टर होता है वो सतर्क हो जाता है कि इस रोगी के अंदर में कोई परिवर्तन शुरू हो गया है ना। तो ये शुरुआत का समय हम लोगों को ये इंडिकेट करता है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज। अब रोगी महसूस करने लगता है उसके फंक्शन में, जैसे पेट में गड़बड़ी हो गया, गैस बनना शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगे, मानसिक डिस्ट्रेस होने लगा। फिर इस अवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आता है, पैथोलॉजी में आपको कोई दिखलाई नहीं पड़ेगा, और इसके अंदर में पैथोलॉजी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा, लेकिन फंक्शनली पेशेंट जो है तो अपने आप को महसूस करता है। तो होम्योपैथिकली हम लोग सेकेंड स्टेज में भी इलाज कर सकते हैं और फर्स्ट स्टेज में भी इलाज कर सकते हैं। एलोपैथिकली जब तक वह लेबोरेटरी फाइंडिंग्स नहीं आता है तब तक वो एग्जैक्ट मेडिसिन पर नहीं पहुंचते हैं। जब थर्ड स्टेज आता है तो समय बदलाव हो चुका होता है। अब जो बदल रहा था स्ट्रक्चर वह बदल गया। अब इस समय में रोग का हम लोग निश्चित से कोई नामाकरण कर लेते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इस समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेंटल और स्पिरिचुअल जो है सो इसके अंदर में बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं। यह रोगी के लिए बहुत ही तकलीफ देह अवस्था कहलाता है। फोर्थ स्टेज है, इसके अंदर में ग्रॉस स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, एक्सटेंशन पूरा ये हो जाता है, करीब करीब ये पका हुआ आम समझिए, गिरने ही वाला है ना। एक्सटेंशन, अब इसका विस्तार शुरू हो जाता है, एक अंग से दूसरे अंग, तीसरे अंग, इसको मेटास्टैटिस कहते हैं, एक्सटेंशन टू विनिसिटी हो गया। फिर डिफिनिटिव डायग्नोसिस, अब यहाँ पर आपको डायग्नोसिस करते हो डॉक्टर एकदम पक्का अति कह सकते हैं कि यह बीमारी है। और स्पिरिचुअल, इसका जो मेमोरी का रिटार्डेशन, इसका समझने के बाद लोगों को समझदारी, ये सारा घटना शुरू हो जाता है। यह रोगी का सबसे एडवांस्ड या परिपक्व या मैच्योर्ड स्टेट ऑफ द डिजीज कहलाता है। अब उसके बाद में जब मैच्योरिटी होती है तब इसके बाद में अब इसके अंदर में टर्मिनेशन होता है, यानी कि डिजेनरेशन। अब बहुत सारा डिफिकल्ट पेशेंट जो है तो ऑलमोस्ट
कन्फाइंड हो जाता है बेड पर, अपने आप कुछ नहीं कर पाता है ना, डिजेबिलिटी हो जाता है। ये सेकेंडरी न्यूरोसिस हो जाते हैं, शरीर में गलना शरीर का अंग और डिस्चार्जेज, पस आना, महक, कीड़े आ जाना, ये सब यहाँ शुरू हो जाता है और मानसिक रूप से पेशेंट एकदम लाचार हो जाता है और यह अपने मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। इसे हम लोग टर्मिनेशन स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स का कितनी तीव्रता है, सिम्टम्स की तीव्रता। तो हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इसका जो एक्यूट स्टेज जो होता है वह आपको इंटॉलरेबल स्टेज से शुरू होता है, सीवियर होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर माइल्ड होता है। क्रॉनिक डिजीज में आप देखिएगा कि क्रॉनिक डिजीज में पहले रोग पहले इंटर किया तो उस समय अनसहनीय होगा, फिर उसमें बर्दाश्त के बाद होगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन एक्यूट डिजीज में ही हमेशा ये इंटॉलरेबल स्टेट में होता है। तो ये हम लोग को इस इंटेंसिटी से ये पता चल जाता है कि रोगी का जो अवस्था तो है सो किस तरह का है, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी कितना जल्दी जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आना है, एक दौरा के रूप में आता है, पैरोक्सिमल दौरा के रूप में आता है, अल्टरनेट एक के बाद दूसरा आता है, एक समय, एक निश्चित समय में आता है, एक वेव लाइक मोशन में आता है। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स के अंदर में देखते हैं। तो इतने तरह से रोग लक्षण आपको शरीर में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स। दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। इंटेंसिटी जैसा होगा वैसे ही फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी जैसा होगा वैसे ही इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए समझना। और फ्रीक्वेंसी और ये इंडिपेंडेंट फैक्टर करता है, ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है सो कुछ बातों पर निर्भर करता है। एक आपका मानसिक अवस्था कैसा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न कैसा है, पैथोलॉजी किस तरह से हुआ है, और बाहर का जो मॉडिफाइंग फैक्टर्स है वो कैसा है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितना जल्दी आएगा और उसका इंटेंसिटी क्या होगा। तो हम लोगों जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं डिजीज का, तो हम लोगों को ये बात का ध्यान करना पड़ता है कि कोई भी लक्षण जो है सो अकेले नहीं आता है, सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं और सभी लक्षण को एक साथ लेकर के चलना होता है, टोटलिटी। और लक्षण जब लेना होता है तो हमें टोटलिटी, एक कंप्लीटनेस ऑफ द सिम्टम्स के ओर में जाना होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि फिजिशियंस का काम है हीलिंग करना, रोग को ठीक करना, और प्रकृति का काम है हम लोगों को ठीक करना। तो ये प्रकृति का और फिजिशियंस का जब मेल होता है तो वह एरिस्टोटल ने कहा कि हम लोग रोग मुक्त हो सकते हैं। यही एक आज का लेक्चर हम लोगों का है। मैं आज के लेक्चर के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे मेरे मेल पर risdth@gmail.com पर पूछ सकते हैं, या नहीं तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों का आज का, आप लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करना।